Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions for information system audit. और मेरा नंबर है 9899123008 and in case of any feedback you can contact me in this particular number and if you are in and around Delhi you can contact me for professional help also. So आज हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। अभी तक हमने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एसेट, और हमने पढ़ा था कि एक इंफॉर्मेशन एसेट होता है जो बहुत क्रिटिकल हो गया है आज की डेट में। और वो क्रिटिकल क्यों हुआ है? इसलिए क्रिटिकल हुआ है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन एसेट जो था यानी कि डेटा वो मूव करने लग गया है बहुत तेज़ी से। पहले क्या होता था कि डेटा अकाउंटेंट या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में होता था, बुक्स में होता था, बुक्स में एक बार वो चले जाता था, उसे ड्राइव करना मुश्किल था। सिक्योरिटी कोई खास ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि एक बार गोडाउन में चला गया वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन आज की डेट में सिचुएशन चेंज होगी, डेटा फास्ट मूविंग हो गया है। डेटा ये हो गया है कि कुछ देर में वही डेटा आपके कंपनी में कॉमन ड्राइव में होता है और कुछ देर बाद वो आपके डेस्कटॉप में आ जाता है और फिर उसके बाद आप उसको प्रोसेस करते हैं और मेल आईडी में आपके चले जाता है, सेंड आइटम में चले जाता है क्योंकि आप उसे किसी को भेज रहे होते हैं या फॉर सेक ऑफ एग्जांपल 4 लोगों को भेज रहे होते हैं और वो आपके मेल बॉक्स से 4 मेल बॉक्स में मूव कर जाता है और फिर उसके बाद उन 4 या 10 जो भी जितनों को अभी आपने सीसी बीसीसी किया है उनके पास चले जाता है और फिर उनकी डेस्कटॉप में आ जाता है और उनके कॉमन ड्राइव्स में आ जाता है। तो वो कंपनी के बाहर भी हो सकते हैं, कंपनी के अंदर भी हो सकते हैं, वो एक कंट्री के अंदर भी हो सकते हैं, कंट्री के बाहर भी हो सकते हैं। तो डाटा मैसिव मूवमेंट हुआ, इसलिए हमें एक नए कॉन्सेप्ट्स लाने पड़े और उनको बाइफरकेट करना पड़ा। बहुत सी कॉन्सेप्ट्स को बाइफरकेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो ये ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होते हैं ये बड़े प्रैग्मेटिक होते हैं, यानी कि वो उतने ही लेवल तक बाइफरकेट करते हैं जैसे कंपनी को बेनिफिट हो। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस चलता है, बेसिकली ये कैपिटलिज्म है। इसमें क्या होता है, हर चीज़ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अनुसार चलती है। अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो उसका कम बाइफरकेशन होगा। अगर कॉस्ट उसके बाइफरकेशन करना पड़े और कॉस्ट बच रही है तो डेफिनेटली बाइफरकेट किया जाएगा और लास्ट लेवल तक किया जाएगा अगर कॉस्ट बच रही है तो। अगर कॉस्ट बच नहीं रही है, कोई मटेरियल कॉस्ट नहीं है, तो उसे बाइफरकेशन में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखा जाता है। तो चूँकि डाटा मूव करने लगा, बड़ी तेज़ी से मूव करने लगा, तो हमने नए कॉन्सेप्ट्स निकाल दिए। नए कॉन्सेप्ट, वैसे तो वो कॉन्सेप्ट्स थे ही, लेकिन फिर भी उन्हें एम्फसाइज़ किया और हमने जो नए कॉन्सेप्ट्स सीखे कि बाइफरकेशन इंफॉर्मेशन एसेट्स और इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट। यानी इंफॉर्मेशन एसेट वो डाटा है, वो जिन्न है जो सिस्टम से निकलकर, जो किताबों से निकलकर अब भागने लगा था और उसको अब कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि विद इन सेकेंड्स वो दुनिया के किसी भी कोने में पहुँच सकता था और कोई भी आदमी उसको एक्सेस करने की कोशिश कर सकता था, कहीं पर भी बैठे, दुनिया में कहीं पर भी बैठे। और वो सिस्टम जिस पर वो भाग रहा होता था कंपनी के अंदर, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट कहलाता था। तो बेसिकली अब हम पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। तो पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी बेसिकली क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन, एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होता है। कोई भी पॉलिसी एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होता है जो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आ जाती है। बेसिकली अगर पॉलिसी बोलेंगे तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा। आज की डेट में ई डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पॉलिसी जो होती है कंपनी के मेल आईडीज़ वगैरह उसमें लगे हुए होते हैं, सॉरी मेल आईडी जो कह रहा हूँ, इंटरनेट्स में लगे होते हैं, यानी कि वहाँ उनकी वेबसाइट्स में लगे होते हैं और वो वेबसाइट्स में आपको पॉलिसी मिलेंगी। इंटरनल वेबसाइट्स कह सकते हैं उन्हें, वेबसाइट्स फॉर इंटरनल कंजम्पशन कह सकते हैं। वैसे आदमी उसे एक्सटर्नली भी वो कर सकता है। लोकल एरिया नेटवर्क्स में, इंटरनेट्स में जो है पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। तो वो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल रहते हैं। तो पहले क्या होता था, डॉक्यूमेंट का मतलब पेपर होता था कि एक बाउंडेड किताब है, खूबसूरत सी किताब है और उसको बाउंड किया और हमने स्पाइरल बाइंडिंग लगाई और वो एक डॉक्यूमेंट बन गया। पर आज की डेट में ई डॉक्यूमेंट्स आते हैं, पेपरलेस ऑफिस का ज़माना आ गया है, तो वेबसाइट्स में आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो PDF फॉर्म में उसे डॉक्यूमेंट के रूप में निकाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अगर ज़्यादा ज़रूरत है। तो बेसिकली कोई भी पॉलिसी एक डॉक्यूमेंट होता है और सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है। किसके द्वारा होगा? मैनेजमेंट के द्वारा, क्योंकि कंपनी कौन चलाती है? एक मैनेजमेंट चलाता है। तो मैनेजमेंट का स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होगा क्योंकि मैनेजमेंट का काम ही पॉलिसी बनाना है। जो हायर मैनेजमेंट है उसका बेसिक काम पॉलिसी बनाना है और ऐसी पॉलिसी बनाना है ताकि उस पॉलिसी के अनुसार कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो, कंपनी को बेनिफिट हो और कंपनी तेजी से मूव करे। तो
क्योंकि मैनेजमेंट में कोई आदमी पहुंचता है तो जनरली नीचे से पहुंचता है, ट्रांजैक्शन लेवल से पहुंचता है, और धीरे धीरे उसे एक्सपीरियंस हो जाता है कि क्या आदमी क्या गलती करेगा, तो उसी से लेकर वो इन्फॉर्म डिसीजन करता है, यानी कि वो इन्फॉर्म डिसीजन करने लगता है। इन्फॉर्म डिसीजन करने लगता है मतलब वो पॉलिसी बनाने लगता है। तो ये हर पॉलिसी की तरह सिक्योरिटी पॉलिसी भी है। सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है? वही मैनेजमेंट का स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है कि किस तरीके से सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होगी, सिक्योरिटी के होगा, और सिक्योरिटी खाई की होगी, कंपनी के एसेट की होगी या इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट की होगी। ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इन्हीं पर रियल एम्फसाइजेज है। इंफॉर्मेशन टू इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एसेट में हमने पढ़ा था कि दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक इंफॉर्मेशन एसेट और एक इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट। पहले क्या होता था कि बुक्स इंपॉर्टेंट होती थी, बुक्स को संभाल के रख लो, सब संभल गया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जिस स्पीड से डेटा मूव करता है वो आपको बेनिफिट भी करता है, एनालिसिस भी आप कर सकते हैं, इजी रिट्राइवल भी होता है, लेकिन आपको उसे कंट्रोल करके भी रखना पड़ता है। तो जो हम बोलेंगे सिक्योरिटी पॉलिसी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी बेसिकली एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है मैनेजमेंट के द्वारा कि वो कैसे इंफॉर्मेशन एसेट या इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट को प्रोटेक्ट करे। तो बेसिक फॉर्म में अगर बोले सिक्योरिटी पॉलिसी एक डॉक्यूमेंट है बेसिकली, और ये डॉक्यूमेंट क्या डिस्क्राइब करता है कि कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्या होंगे और एक्टिविटीज़ क्या होंगी। यानी कि सिक्योरिटी कंट्रोल यानी कि सपोज एक कंपनी है तो वो कैसे कंट्रोल करेगी, एक्सेस राइट्स कहाँ पर कंट्रोल होंगे और उनकी क्या एक्टिविटीज़ होंगी। ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में रखी जाती हैं और इसे ही कंपनी की सिक्योरिटी पॉलिसी कहते हैं। अब पॉलिसी जो होती है वो ब्रॉडर फ्रेमवर्क होता है, वो टेक्नोलॉजी स्पेसिफाई नहीं करता है या स्पेसिफिक सॉल्यूशंस स्पेसिफाई नहीं करता है, छोटी छोटी चीज़ें नहीं देखता है, निटी-ग्रिटी वगैरह नहीं देखता है। पॉलिसी एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है। पॉलिसी जो जनरल्स होते हैं, ऐसा होता है कि कंपनी में जो डिसीजन मेकिंग होती है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा अपने मैनेजमेंट वगैरह के सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा कि स्ट्रेटेजिक लेवल और एक टैक्टिकल लेवल होता है। तो स्ट्रेटेजिक लेवल में स्ट्रेटजीज़ बनती हैं, पॉलिसीज़ आर स्ट्रेटजीज़। अगर कई बार क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाएंगे तो पॉलिसीज़ जो है टॉप मोस्ट लेवल मैनेजमेंट बनाता है, यानी टॉप मोस्ट लेवल के 4-5 बंदे जो हर डिपार्टमेंट के या जो डिपार्टमेंट हेड्स हैं वो बैठते हैं और वो पॉलिसी क्रिएट करते हैं। दूसरी चीज़ होती है प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस, वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव करता है। तो कई बार क्या होता है पॉलिसी और प्रोसीजर और गाइडलाइंस भी पॉलिसी में इंक्लूड कर दी जाती है, पर वो होना नहीं चाहिए। जब पॉलिसी होती है तो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बना लेना चाहिए और उस पॉलिसी को के लिए उस पॉलिसी के बाद लोअर मैनेजमेंट बैठे और वो लोअर मैनेजमेंट प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड्स बनाए कि उन पॉलिसीज़ को कैसे एग्जीक्यूट करना है। पॉलिसी बेसिकली क्या है, पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है, मतलब कि हमें ये अचीव करना है। अब इसको अचीव करने के लिए नीचे लेवल ऑफ मैनेजर्स हैं, वो डिटरमाइन करेंगे कि इस की प्रोसीजर्स क्या होंगे, स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, गाइडलाइंस क्या होंगे। मैनेजमेंट तो बता देगा कि ये होगा, ब्रॉडली ये होना चाहिए, सेल्स इस टेरिटरी में बढ़नी चाहिए, इतना परसेंटेज सेल्स बढ़नी चाहिए, या अगर वॉर है तो मिलिट्री जनरल बता देगा कि भाई इस सेक्टर में हम हमला करने जा रहे हैं, ये स्ट्रेटजी है, इतने बंदे रहेंगे, वो ब्रॉडली वो बता देगा। उसके बाद वो लोकल कमांडर्स को बोल देगा कि भाई ऐसा है। जैसे फॉर एग्जांपल सांबा सेक्टर में फायरिंग हो रही है, सांबा सेक्टर में फायरिंग हो रही है तो आप डबल फायरिंग कीजिए या ये कीजिए, जो ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है, इसको रोकिए। बाकी जो निटी ग्रिटी करनी, कहाँ से फायर करनी, क्या करना है, किस तरह से करना है, वो नीचे लेवल पर बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल पाकिस्तान बहुत हमला कर रहा है बॉर्डर पर, तो क्या होता है कि अगर मान लिया सपोज गवर्नमेंट बोलती है कि भाई ऐसा कीजिए कि आप डबल फायर कीजिए, उनके जितनी कैजुअलिटी यहाँ से हो उनकी 1.5 गुनी होनी चाहिए, तो इतना गवर्नमेंट ने पॉलिसी डिसाइड कर दी। अब ये नीचे निटी ग्रिटी नीचे लेवल पर कमांडर्स डिसाइड करते हैं और वो बता देते हैं कि इस पॉलिसी को करते हुए क्या क्या करना होगा। तो उसी तरीके से स्ट्रेटेजिक लेवल, जो हाईएस्ट लेवल है, जो टॉप मोस्ट लेवल मैनेजमेंट है, वो पॉलिसी बनाता है और वो वहाँ पर अप्रूव होती हैं, और लोअर लेवल मैनेजमेंट प्रोसीजर, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस बनाता है और वो वहाँ पर ये प्रोसीजर, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइन लोअर लेवल मैनेजमेंट में अप्रूव होती हैं। तो बेसिकली एक चीज़ बहुत क्लैरिटी के साथ रखने की ज़रूरत है कि पॉलिसी जो है स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है, और जो प्रोसीजर, स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस हैं वो ये है कि पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट की होगी। यानी मेथड्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज आर कॉल्ड प्रोसीजर, स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस, एंड स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट बाय मैनेजमेंट आर कॉल्ड पॉलिसीज।
तो अब यहाँ से दो वर्ड्स निकलते हैं, एक सिक्योरिटी पॉलिसी, एक सिक्योरिटी प्रोग्राम। तो सबसे पहले सिक्योरिटी पॉलिसी बनेगी और फिर सिक्योरिटी प्रोग्राम बनेगा, तो दोनों डिफरेंट है। सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो इंटेंट है और सिक्योरिटी प्रोग्राम लोअर लेवल मैनेजमेंट बनाएगा, प्रोसीजर, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस है। तो सिक्योरिटी पॉलिसी अगर आपने बना दी तो एसेंशियल फाउंडेशन बन गया इफेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए। तो ये इसी तरीके से है जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली अगर कहें तो पॉलिसी है। वो कहता है जी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, आर्टिकल में लिख दिया देयर शुडंट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल, वो है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ लेकर आई और पार्लियामेंट ने लॉ बना दी और वो लॉ उस पॉलिसी के अगेंस्ट जा रही है ना, उस पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जा सकती। उसको कैसे करना है तो उसके लिए जैसे हमारे अगर देखा जाए तो हमारे लॉ में क्या होता है, सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके नीचे एक्ट होते हैं, उसके नीचे सर्कुलर्स होते हैं, उसके नीचे रूल्स होते हैं। तो यानी कि अगर मान लिया सपोज कोई एक्ट और सर्कुलर में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो एक्ट बाइंडिंग होता है, और एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज़ है तो कॉन्स्टिट्यूशन बाइंडिंग होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ब्रॉड चीज़ें लिखी हुई हैं, उसमें लिख दिया है कि मेल और फीमेल के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और लेकिन धीरे धीरे जो लॉज हैं वो इसलिए बनते हैं कि उनको आगे किया जाए। उसके बाद नीचे सर्कुलर या रूल्स बनते हैं उन एक्ट्स और उनको फ्रेम करने के लिए। तो दो चीज़ें, सिक्योरिटी पॉलिसी है और सिक्योरिटी प्रोग्राम्स है। सिक्योरिटी पॉलिसी एसेंशियल फाउंडेशन बनाती है, यानी कि सिक्योरिटी प्रोग्राम्स अपनी अथॉरिटी सिक्योरिटी पॉलिसी से ड्राइव करते हैं। एक बार सिक्योरिटी पॉलिसी बन गई और उसने बोल दिया कि जी ऐसा ऐसा होना चाहिए, इतने रिसोर्स है, इतना आपका बजट है, ये इतने ये बंदे हैं और आप ये इस तरीके से करेंगे, एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बना देगा। उसके बाद फिर उसी बजट में उन्हीं चीज़ों में नीचे के बंदे जो हैं, नीचे के डिपार्टमेंट्स जो होंगे वो प्रोसीजर, स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस अडॉप्ट करेंगे। तो सिक्योरिटी पॉलिसी को अगर हम दूसरी तरीके डिफाइन करें तो ये कह सकते हैं कि सिक्योरिटी पॉलिसी एक प्रोग्राम प्राइमरी वे है जिसमें कि मैनेजमेंट के एक्सपेक्टेशन, सिक्योरिटी से रिलेटेड मैनेजमेंट के एक्सपेक्टेशन वो स्पेसिफिक, मेजरेबल और टेस्टेबल गोल्स और ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट किए जाते हैं। यानी वो बोलेगा, मैं जो पॉलिसी है वो बोल सकती है कि कोई भी बंदा कितने घंटे आए, आप ऑफिस में कितने घंटे आए आप मेजर करेंगे। वो सुबह इतने बजे आना चाहिए, शाम को इतने बजे जाना चाहिए, मिनिमम मंथ में इतने आवर्स काम करना चाहिए, उसकी प्रोडक्टिविटी ये होनी चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट का बजट ये है, सिक्योरिटी पॉलिसी में बजट ये है, ट्रेनिंग बजट ये है, बाकी लोगों का बजट ये है। ये सारी चीज़ें बेसिकली पॉलिसी डिटरमाइन कर लेगी। उसके बाद क्या होगा कि उसी के अनुसार प्रोसीजर, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस बन जाएंगे बेसिकली। तो उन्हीं पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए एक गाइडेंस मिलेगी नीचे वाले लोगों को, वो जो कंप्यूटर सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे होंगे, मेंटेन कर रहे होंगे और उसी गाइडलाइंस के अनुसार वो काम करेंगे। तो क्या होगा कि बहुत से डिसीजन उनको खुद नहीं लेने पड़ेंगे क्योंकि कई बार उनके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं होगी। और कई बार क्या होता है, कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि आर्मी जब लड़ने जाती है तो कुछ बंदे जाते हैं और सीना को रोकते हैं और वो मारे जाते हैं, लेकिन आर्मी टोटलिटी के साथ दिखती है। कुछ बंदे वहाँ जा रहे हैं, वो मर जाएंगे, लेकिन आर्मी वो डिसीजन लेती, कॉन्शियस डिसीजन लेती है। तो कई बार कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें होती हैं, लेकिन ओवरऑल वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी होती हैं। ओवरऑल वो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी होती हैं क्योंकि जो पॉलिसी बनती है वो ब्रॉड चीज़ों को देखकर बनती है, ब्रॉडली चीज़ों को देखकर, और ताकि टोटल कंपनी को बेनिफिट हो। तो जो सिक्योरिटी पॉलिसी है गाइडेंस प्रोवाइड करती है जो उन लोगों को जो इंस्टॉल कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम को, जिससे कि उन्हें खुद डिसीजन नहीं लेना पड़ता है। तो इसमें सिक्योरिटी पॉलिसीज़ में कुछ रूल हम कई टाइम पर रूल्स भी इंक्लूड करते हैं। तो सिक्योरिटी पॉलिसी है तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, इंटेग्रिटी होगी।
तो वो सिक्योरिटी पॉलिसी कुछ रूल्स दे सकती है, किसके रिगार्डिंग दे सकती है कि कैसे हम इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करेंगे, पहला चीज़। और जनरली किससे प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करेंगे? अनऑथराइज मॉडिफिकेशन, एक्सेस या डिस्क्लोजर से, यानी एक्सेस कंट्रोल करेंगे। बेसिकली सिक्योरिटी पॉलिसी चारों हर चीज़ से जो एक चीज़ के चारों तरफ घूमती है वो है एक्सेस कंट्रोल। मेनली एक्सेस कंट्रोल के चारों तरफ घूमती है। तो एक्सेस कंट्रोल क्यों होता है? क्योंकि इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए। इंटेग्रिटी किसकी हो सकती है? डेटा और सिस्टम दोनों की हो सकती है। हमने पहले पढ़ा कि इंटेग्रिटी दो टाइप की होती है, एक डेटा की इंटेग्रिटी होती है, सिस्टम की इंटेग्रिटी होती है। तो सिक्योरिटी पॉलिसी डेटा और सिस्टम की इंटेग्रिटी को मेंटेन, प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए कोई अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन, एक्सेस और डिस्क्लोजर से रूल्स क्रिएट कर सकती है। और ये भी वो कर सकती है कि अगर मान लिया सपोज कोई लीगल लाइबिलिटी है एम्प्लॉयर की या थर्ड पार्टी की, तो उसको लिमिट करे या एलिमिनेट करते। जैसे आप मेडिकल कंपनी हो और आपके पास DNA सैंपल्स हैं बहुत लोगों के, तो उसको बाहर अगर वो चोरी हो गए तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो वो एक रूल्स बना सकती है कि भाई जो जिस DNA का जिससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होगी उसको डिस्ट्रॉय कर दो। या वो ये बना सकती है कि DNA जब आएगा तो उस व्यक्ति का नाम नहीं होगा, नाम के भी डिपार्टमेंट के पास होगा, उसके आगे एक कोड रख दिया जाएगा और उसके आगे फिर इंफॉर्मेशन आएगी और लास्ट में उस जो नेम्स और DNA सैंपल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो ये रूल्स होते हैं ताकि हम पोटेंशियल लीगल लाइबिलिटी को लिमिट करें या एलिमिनेट कर लें। उसके अलावा क्या है कि एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हर जगह होता है कि वेस्ट ना हो, रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स का एप्रोप्रिएट यूज़ हो रहा है, जितने रिसोर्सेज लगने चाहिए उतना ही होना चाहिए, ऑप्टिमम लगने चाहिए, ज़्यादा रिसोर्स नहीं लगने चाहिए, क्योंकि हर रिसोर्स लगाने में कॉस्ट होगी। और ABC एनालिसिस, कई बार क्या होता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है, टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सिक्योर करना पड़ेगा, उसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगेगी, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो उसके बारे में काफ़ी कम सोचना पड़ेगा। अनक्लासिफाइड है तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं। तो टॉप सीक्रेट है बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, सीक्रेट है कम सोचना पड़ेगा, कॉन्फिडेंशियल है तो और कम सोचना पड़ेगा, और सेंसिटिव है तो काफ़ी कम सोचना पड़ेगा, और अनक्लासिफाइड है तो एक जनरल आपकी नज़र होनी चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। तो ये अप्रोप्रिएट है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी पॉलिसी जो होनी चाहिए वो एक रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए। जैसा कि पहले बोला, जब स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है और डॉक्यूमेंटेड है तो वो रिटर्न में होनी चाहिए, और रिटर्न होगी तो एक वर्ड्स जो हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि एम्प्लॉयज़ जो है जहाँ पर डुअल मीनिंग होगा वहाँ पर वर्ड्स की डेफिनेशन होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा है कि डुअल मीनिंग है तो लोगों को कन्फ्यूजन होगा तो कई बार वो गलतियाँ कर सकते हैं। तो जहाँ पर डुअल मीनिंग है वहाँ पर डेफिनेशंस होनी चाहिए ताकि कोई डुअल मीनिंग ना हो, कहीं पर कोई अनक्लैरिटी ना रह जाए। तो क्लियर फॉर्म में होना चाहिए और रिटन फॉर्म में होना चाहिए, और रिटन नहीं होगा तो फिर वर्बल होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। रिटन फॉर्म में होना चाहिए। तो सिक्योरिटी पॉलिसी रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए, और सिक्योरिटी पॉलिसी बेसिकली इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगी कि क्या काइंड ऑफ बिहेवियर होगा, क्या रिसोर्सेज यूसेज होगा, क्या एक्सेप्टेबल है, क्या अनएक्सेप्टेबल है, क्या फॉरबिडन है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कोई और बंदा नहीं जाएगा, IT डिपार्टमेंट में कोई और बंदा नहीं जाएगा, सर्वर और रूम को आप स्पेसिफिकली एक्सेस कार्ड्स लगा देंगे, उसमें बायोमेट्रिक डिवाइस लगा देंगे कि भाई कोई भी आ जाएगा तो केवल फिंगरप्रिंट वगैरह उससे जाएगा, और कोई IT डिपार्टमेंट से बाहर का बंदा जाएगा तो अथॉरिटी लेटर, स्पेसिफिक अथॉरिटी होनी चाहिए, उसके बिना वो नहीं जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंस्ट्रक्शंस उसमें होनी चाहिए, और सिक्योरिटी पॉलिसी में क्लियर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए IT स्टाफ को, सिक्योरिटी प्रोफेशनल को, कि कैसे अथॉरिटी रिस्ट्रिक्ट करनी है, कैसे एक्सेस कंट्रोल्स होनी चाहिए, कैसे ऑथेंटिकेशन में मेथड्स होनी चाहिए, क्या प्राइवेसी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, क्या अकाउंटिंग टेक्निक्स होनी चाहिए। ये बिल्कुल क्लियर के साथ होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, यानी एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए, डबल मीनिंग नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट क्लियर पॉलिसी, क्लियर और क्रिस्प होनी चाहिए। तो सिक्योरिटी पॉलिसी जो है बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। हम ये कह सकते हैं कि सारे एम्प्लॉयज़ को कि किस तरह से एम्प्लॉयज़ एसेट, इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, और कि इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है क्या एक्सेप्टेबल है, क्या अनएक्सेप्टेबल है, क्या
राइट बिहेवियर है, क्या रॉन्ग बिहेवियर है। तो बेसिकली हम एक बार फिर समराइज करते हैं। हम पढ़ रहे हैं इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी क्या होती है? बेसिकली पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी होती है मैनेजमेंट की पॉलिसी, मैनेजमेंट का इंटेंट, मैनेजमेंट की सोच, और वही सोच जो होती है वो पॉलिसी बनती है। पॉलिसी कहाँ से आती है? टॉप मोस्ट लेवल से आती है। पॉलिसी बनने के बाद क्या होता है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट प्रोसीजर, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस बनाता है। पॉलिसी में जो है क्या होता है कि जो ब्रॉडर फ्रेमवर्क होता है, पॉलिसीज़ में कोई ये नहीं होगा कि भाई ये टेक्नोलॉजी यूज़ करो, या पॉलिसी टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक सॉल्यूशंस को प्रोवाइड नहीं करती, निटी-ग्रिटी को प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन एक एसेंशियल फाउंडेशन देती है ताकि इफेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्रोग्राम बन सके। सिक्योरिटी पॉलिसी और सिक्योरिटी प्रोग्राम दोनों डिफरेंट है। क्यों है? क्योंकि सिक्योरिटी पॉलिसी जो है ऑपरेशनल लेवल बनाता है, सिक्योरिटी प्रोग्राम सिक्योरिटी पॉलिसी पर बेस्ड होती है। जिस तरह से एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम है हमारे हिंदुस्तान में, उसके बाद एक्ट्स होते हैं। तो सिक्योरिटी पॉलिसी में रूल्स भी होते हैं। रूल्स काहे के लिए हो सकते हैं? इंटेग्रिटी के लिए हो सकते हैं। सबसे पॉलिसी है तो इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने पहले पढ़ा था डेटा इंटेग्रिटी और सिस्टम इंटेग्रिटी, और दोनों को प्रिजर्व करना पड़ता है। कोई तो इंटेग्रिटी कैसे मेंटेन होती है? केवल एक चीज़ से 99% या 95% इंटेग्रिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम में एक चीज़ से आती है, और वो है स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल्स। स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल क्या करते हैं? वो इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट को प्रिजर्व या प्रोटेक्ट करते हैं। किस चीज़ से? अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन, एक्सेस और डिस्क्लोजर से। फिर आपको लॉस देखनी पड़ती है, लीगल लाइबिलिटी तो नहीं होगी, उसके लिए स्पेसिफिकली चीज़ें बनानी पड़ती है। उसके बाद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन है तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होगा। तो वो ये देखता है कि वेस्ट नहीं होना चाहिए, अप्रोप्रिएट यूज़ होना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज का। तो सिक्योरिटी पॉलिसी क्लियर इंस्ट्रक्शन देती है आईटी स्टाफ को, सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को, कई चीज़ के लिए कि कैसे अथॉरिटी रिस्ट्रिक्ट करनी है, कैसे एक्सेस कंट्रोल्स होनी चाहिए, कैसे ऑथेंटिकेशन मेथड्स होनी चाहिए, क्या प्राइवेसी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, क्या अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। या हम ये कह सकते हैं, अगर समराइज़ करें, एक सिक्योरिटी पॉलिसी जो है सारे एम्प्लॉयज़ को ये अवेयर कराने की कोशिश करती है कि कैसे आप अपने एसेट्स को सिक्योर करोगे, और ये इंस्ट्रक्शन भी देती है कि क्या एक्सेप्टेबल होगा, क्या इनएक्सेप्टेबल होगा, ये डिटरमाइन करने में आपको हेल्प करती है। तो ये ब्रॉड फ्रेमवर्क वर्ड है, ब्रॉड फ्रेमवर्क, ये कौन बनाता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास 2500 पॉलिसी वो बनाता है, तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि निटी-ग्रिटी देख सके। निटी-ग्रिटी वो पॉलिसी हो रही है, अडहेर हो रही है कि नहीं हो रही है, या ऑडिटर का काम होता है। वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक बार बैठ के पॉलिसी बना लेता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है। वो एक ऑफिस में, एक कमरे में बैठा होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, और उसी के लिए पैसा मिलता है, और वो ब्रॉडली वो पॉलिसी बना लेता है। और कई बार उसके पास फीडबैक्स आते हैं कि ये पॉलिसी में ये चीज़ें नहीं अडहेर हो पा रही हैं, इसके ये प्रैक्टिकल कंडीशंस हैं। कई बार कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है कि कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, तो उसमें फिर वो पॉलिसी को अमेंड कर देता है। तो वो ये बता देता है कि भाई इस केस में ये अमेंडमेंट ये होगा, और फिर उस पॉलिसीज़ को लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट बैठता है, उसको प्रोसीजर, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस बनाने पड़ते हैं, और उसी के अनुसार आगे काम होता है। तो कई बार जो है कई ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, आप देखेंगे कि पॉलिसी, प्रोसीजर, स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस एक ही टॉप मैनेजमेंट बना रहा है, तो वो थोड़ा सा गलत है। टॉप मैनेजमेंट केवल पॉलिसी बनाए, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्रोसीजर, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस बनाए। वन दूसरी चीज़ ये है, कई कंपनी में, जो कंपनी बहुत बड़ी कंपनी होगी उसमें पॉलिसीज़ बहुत ब्रॉड होती हैं, और कई कंपनी छोटी कंपनी होती है, तो जो ब्रॉड कंपनी है, जो बड़ी कंपनी है, उसके प्रोसीजर, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस भी पॉलिसी टाइप के होते हैं। तो कई बार वो दूसरी कंपनी के पॉलिसी में वो इंक्लूड हो जाते हैं, मतलब वो इतने ब्रॉड होते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल यूएस में बैठकर एक कंपनी ने कोई पॉलिसी बनाई, तो वो ब्रॉडली उसने एक पॉलिसी बनाई कि भाई इंटेग्रिटी होनी चाहिए। उसके बाद नीचे इंडिया में आया तो उन्होंने कहा लोकल कल्चर क्या है, उसके अनुसार क्या इंटेग्रिटी होनी चाहिए। उन्होंने फिर कोई प्रोसीजर, स्टैंडर्ड, गाइडलाइंस बनाए। और कई बार क्या होता है कि इंडिया में एक छोटी कंपनी है, वो प्रोसीजर, स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस उसमें पॉलिसीज़ की तरह अडेप्ट किए जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है जो एक कंपनी में जो प्रोसीजर, स्टैंडर्ड, गाइडलाइन हो, वो दूसरी कंपनी में भी प्रोसीजर, स्टैंडर्ड और गाइडलाइंस होंगे, वो भी पॉलिसीज़ हो सकते हैं।